हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं प्रताप सिंह। और आज का जो वीडियो है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वॉइस प्रैक्टिस सेट। तो एक्टिव पैसिव वॉइस को एक दूसरे में कन्वर्ट करने का ये वीडियो है। और इसमें आप चाहे एसएससी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, या ऐसी कोई भी कंपटीशन जिसमें इंग्लिश मस्ट होती है, तो आपको ये वीडियो हर हाल में देखना ही चाहिए। इसमें मैं प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स में सेट आते रहे हैं उन्हीं को सेट सॉल्व करूंगा, और प्रयास तो ये करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट करके आपको दे पाऊँ, ताकि आप परीक्षा में अच्छा फील कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं 25 को ही अटेम्प्ट करूंगा एक सेट में। थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन समझाने होंगे, उनके विकल्प सही तो एक ही होगा, तो उसमें 3 गलत क्यों हैं, एक सही क्यों है, तो इसलिए वीडियो तो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए बड़ा यूज़फुल होगा। देखिए, सबसे पहले डायरेक्शंस देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। मतलब ये होता है कि निम्नलिखित जो क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं उनमें एक सेंटेंस या तो एक्टिव में दिया हुआ है या पैसिव वॉइस में दिया है। अब आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सजेस्टेड बिलो, नीचे जो 4 अल्टरनेट दिए गए हैं उनमें से सिलेक्ट द वन, आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव वॉइस, जो कि बिल्कुल उचित एक्टिव या पैसिव वॉइस है, तो आपको वो क्लियर करना है। यानी सीधा सा मतलब ये होता है कि एग्जाम में एक सेंटेंस दिया होता है, वो या तो एक्टिव में होता है या ये पैसिव में होता है। उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, इनमें से कोई करेक्ट होता है। अब ये गारंटी नहीं है कि वो सेंटेंस एक्टिव हो तो पैसिव भी पूछा जाए, या पैसिव हो तो एक्टिव भी, कुछ भी हो सकता है। एक्टिव हो सकता है तो पैसिव पूछा जा सकता है, और यदि पैसिव है तो एक्टिव पूछा जा सकता है। देखिए, सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। अब ये एक्टिव में दिया हुआ है। अब आपको ये कंफर्म करना है कि इन 4 में से कौन सा विकल्प आपका सही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस की जो वर्ब है वो कौन से टेंस में है, जैसे कि इसमें आस्क्ड दी है, और ऑब्जेक्ट क्या है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगा, ऑब्जेक्ट आगे होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सही हेल्पिंग वर्ब लगी होना चाहिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होना चाहिए, और जो आपका सब्जेक्ट है वो पीछे होना चाहिए, तभी सही होगा। देखें, अब ही आस्क्ड मी, तो इसमें आप देखें ये ही सब्जेक्ट है, ये ही, ये सब्जेक्ट है आपका, ये आस्क्ड मेन वर्ब है, मी इसका ऑब्जेक्ट है, और टू फिनिश द वर्क इन टाइम ये आपका अदर वर्ड है, या आप ये कह सकते हैं ये कंप्लीमेंट है इसका। अब आपको करना क्या है कि ऑब्जेक्ट आगे होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है मी, और मी को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा आई। तो इसमें से पहले आपको वो ऑप्शन छांट लेने हैं जिनमें ये मी का आई आगे है, तो उनमें से एक आपका आंसर सही हो सकता है। और मी का जो सब्जेक्ट आई होगा उसमें से एक तो ये आप देख पा रहे हैं, पहले वाला, इसमें भी आई आगे है, तीसरे में भी आई आगे है, चौथे में भी आई आगे है। तो अब इतना तो कन्फर्म हो गया कि इन 3 में से कोई आपका एक विकल्प सही है। दूसरा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट ही इन्होंने लिख दिया, और जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, तो ये दूसरा तो बिल्कुल गलत है, इसको तो आप काट ही दीजिए, कट गया। अब ये 3 बचते हैं, तो इनमें से आपको कंफर्म करना है कि अब सही कौन सा है। तो अब ऑब्जेक्ट जब आगे हो गया, तो अब आपको ये देखना है कि टेंस कौन सा है आपका, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में
पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज लगती है। तो अब इसमें आप देखें, वाज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ तक ये तीनों सही जा रहा है। अभी आप कंफर्म नहीं कर सकते कि तीन में से कौन सा सही कौन सा गलत। चलिए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको देखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जो आस्क्ड है ये सेकंड फॉर्म में, ये थर्ड फॉर्म भी होती है। तो इसमें भी आस्क्ड, इसमें भी आस्क्ड, सॉरी ये तो गलत ही है दूसरा, इसमें भी आस्क्ड और इसमें भी आस्क्ड। तो यहां तक ये तीनों ऑप्शन सही जा रहे हैं। अब इनमें से फिर आपको छांटना है। अब होना क्या है आपको कि जो ऑब्जेक्ट के बाद आप जो कंप्लीमेंट छोड़ गए थे, ये टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद लगाया जाता है। तो जब इसमें क्या हुआ, आस्ट के बाद उन्होंने दैट लगा दिया। अब दैट वाला कोई वर्ड इसमें तो है नहीं, लिहाजा ये पहला वाला है आपका, ये भी गलत है। अब आपके पास ऑप्शन बच रहे हैं दो, तीसरा और चौथा। तो यहाँ तक ये दोनों सेम हो गए, टू भी लगा है, फिनिश भी लगा है, द वर्क इसमें था, द वर्क भी दोनों में लगा है, इन टाइम इसमें था, तो इसमें भी है, इसमें भी है। अब इन दो में क्या दिक्कत है, इसका जो सब्जेक्ट ही था जिसका बाई हिम होना चाहिए था वो इस तीसरे में नहीं है, तो फिर अब ये भी गलत है। चौथे में बाई हिम, तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। यानी आई वाज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम बाई हिम। ये दूसरा देखते हैं। दूसरा है Q9 या कुनैन जैसे बोला जाता है, Q9 टेस्ट बिटर। अब देखिए, ये Q9 जो लिखा है टेस्ट, ये वर्ब है, ये बिटर कड़वी। अब इसका अर्थ ये होता है कि कुनैन का जो टेस्ट होता है वो बिटर कड़वा होता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कुनैन स्वयं में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि कुनैन का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। अब किसके द्वारा कड़वा होता है ये तो है नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब भी एक्टिव वॉइस में कोई टेस्ट आ जाए, टेस्ट किसी भी टेंस में आ जाए, टेस्ट से आ जाए, टेस्टेड आ जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है सेम सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में भी रहता है। चलिए सर मान लिया, तो कुनैन इसका सब्जेक्ट होगा क्योंकि इसमें वर्ब टेस्ट आ गई है। तो कुनैन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये तीन ऑप्शन में से आपका एक सही हो सकता है, ये तीसरा तो गलत है, तो इसको तो ध्यान से निकाल ही लीजिए। अब क्या करें, अब आप टेस्ट पहचाने, सेंटेंस पहचाने। सेंटेंस का जो टेंस है वो वर्ब में एस लगी हुई है, लिहाजा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब एस में क्या लगती है, इज, एम या आर। कुनैन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से इज लगना चाहिए, तो एज इसमें भी है, एज इसमें भी है, एज इसमें। तो यहाँ तक ये तीनों सही जा रहे हैं। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद पर आपको पता है क्या आना चाहिए, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब। लेकिन टेस्ट एक ऐसी वर्ब है कि टेस्ट के बाद जो इसके बारे में लिखा होता है पहले वो आता है। तो टेस्ट कैसा टेस्ट है कुनैन का, बिटर। तो अब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद बिटर आना चाहिए। तो बिटर इसमें भी है, बिटर इसमें भी है, तो ये दो में से अब सही हो सकता है, ये तीसरा भी बाहर। अब आपके पास बचते हैं दो, फर्स्ट और सेकंड। अब बिटर जब टेस्ट के बाद उसका टेस्ट लिख दिया जाता है कि वो कैसा होता है, ये स्पेशल रूल है पैसिव का, तो उसके बाद फिर आपको वैन लगाना होता है। तो इसमें वैन तो इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं है, तो फिर इसका विकल्प हो जाएगा ये पहला, यानी सेंटेंस बन जाएगा Q9 टेस्ट बिटर का, Q9 इज बिटर वैन इट इज टेस्टेड। इसका मतलब होगा कुनैन कड़वी होती है जब इसे चखा जाता है। ध्यान रखिए, टेस्ट वाला जो भी एक्टिव वॉइस होगा वो वैन से ही बनेगा, तो इसको आप जहन में रखें। ये थोड़े अटपटे सेंटेंस कंपटीशन में आते हैं, कंपटीशन में आके आप बहुत सरल एक्टिव पैसिव वॉइस की आशा नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए, थोड़े अटपटे होते हैं।
इसके बाद सेंटेंस नंबर 3, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। अब ये बी इसका सब्जेक्ट है और डन इसका मैन वर्ब है, द एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट है, और आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, हैव लगा हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पहले आप ये देख लें कि एक्सरसाइज कितने कितने में आगे है। तो एक्सरसाइज यानी ऑब्जेक्ट आगे होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट दूसरा में आगे है एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज। और ये पहला तो बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आगे नहीं है, तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। अब बचते हैं आपके पास के 3, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए यहाँ तक तो तीनों सही हैं। अब इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन, हैव बीन लगना चाहिए। तो चलिए हैज बीन, हैड बीन नहीं हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज बीन ही होना चाहिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगी है, ये गलत है। ठीक, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक दूसरा और एक चौथा। तो इसमें हैज बीन लगा हुआ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी चेंज कर दी है, लिहाजा ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो फिर सही क्या बच रहा है, द एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी बीन। अब यहाँ आपको इसी और ध्यान रखना है कि आप ये कह सकते हैं सर इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव थी, तो हैव की जगह पैसिव वॉइस में हैज बीन लगता है, या ऑलरेडी बीच में क्यों? तो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी एक ऐसा वर्ड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो अगर डबल हेल्पिंग वर्ब वाली, डबल सिलेबल वाली कोई हेल्पिंग वर्ब आती है जैसे हैज़ बीन, तो इसमें डबल सिलेबल है, तो ये ऑलरेडी हमेशा बीच में आता है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन इसमें कन्फर्म है। तो फिर इसका तीसरे का सही होगा ये दूसरा। समझ गया? ये इसलिए नहीं है, इसमें भले ही हैज़ बीन लगा है लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट द एक्सरसाइज है वो आगे नहीं है, लिहाजा ये गलत है। तीसरा इसलिए गलत था क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब उन्होंने हैड बीन कर दी है, और जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन या हैव बीन लगता है। चौथी भी इसलिए गलत है, चौथा सेंटेंस, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब उन्होंने इज और डन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया है, ये भी गलत है। तो फिर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए आंसर नंबर 2। चलिए चौथा देखते हैं। द मेन स्किल्स we seek to develop include analyzing, interpreting and evaluating ideas। अब इसमें आपको देखना है, इसका सब्जेक्ट है बी, सीक है वर्ब, और ये जो द मेन स्किल्स है ये है इसका ऑब्जेक्ट, और जो टू डेवलप है ये आपका अदर वर्ड है। अब आपको वो आंसर ढूंढना है जिसमें जो ऑब्जेक्ट आगे हो और जो सब्जेक्ट बी है ये बाई, इसका चेंज सब्जेक्ट क्या लगेगा, बाई एस, जिसमें बाई एस पीछे हो, इतना देखें आप। चलिए द मेन स्किल्स इसमें है, द मेन स्किल्स इसमें भी है, द मेन स्किल्स इसमें भी है, द मेन स्किल्स यहाँ इसमें भी है, तो ये सर ऑब्जेक्ट तो सब में आ गया। अब आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें ऑब्जेक्ट आगे क्यों? अरे भैया ये कंपटीशन है, इसमें इसी प्रकार के उलझाने वाले सेंटेंस आते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट आगे दे दिया है, सब्जेक्ट पीछे दे दिया है, और वर्ब और पीछे चली गई, लेकिन ऑब्जेक्ट है ये द मेन स्किल्स। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब जब सब्जेक्ट इसका बी था तो इसका चेंज सब्जेक्ट अस बनेगा और बाई के बाद लगा होगा, तो अब आप इसमें देखें बाई एस कहाँ है, क्या इसमें बाई एस है? नहीं है। बाई एस है तो लेकिन वो है कहाँ, यहाँ। तो इसमें फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है कोई, ये बी सीक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो फिर इसमें एज एम आर लगना चाहिए, स्किल्स के हिसाब से आर लगना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ये भी आपका गलत होगा। दूसरा देखें द मेन स्किल शॉर्ट, इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं है, एज एम आर लगना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से, लिहाजा ये भी गलत है। चलिए तीसरा देखते हैं, द मेन स्किल्स दैट वी आर सीकिंग, वी आर सीकिंग ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना दिया है इन्होंने, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, टेंस तो चेंज होता ही नहीं है, ये तो और भी ज़्यादा गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपका बचता है चौथा,
अब वो तो क्लियर है कि 3 जब गलत हो गए, चौथा तो ऑटोमेटिकली सही है ही, लेकिन इसमें भी आपको एनालिसिस करना है कि क्यों सही है ये। द मेन स्किल्स, अब जो इसका अदर पार्ट बच रहा था, इंक्लूड, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग वगैरह, तो ये इन्होंने यहाँ लग दिया है। विच आर, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या था, स्किल्स, द मेन स्किल्स, और प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो सब्जेक्ट प्लूरल है, मानी जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया है, वो प्लूरल है, और ये उसका कंप्लीमेंट यहाँ तक आ गया है। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब लगी है, ये सी का थर्ड फॉर्म शॉर्ट लगा है, और ये जो सब्जेक्ट बी था, ये बी, इसका ये बाई अस हो गया है, और ये इसका टू डेवलप जो था वो अदर वर्ड है, तो ये आया है, और ये टू डेवलप इसका अदर वर्ड लिया जाए। इसका आंसर करेक्ट होगा चौथा। चलिए पांचवा देखते हैं। द अकाउंटेंट टुक द मनी फ्रॉम द कस्टमर। चलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को इसमें रिकॉग्नाइज करते हैं। द अकाउंटेंट ये आपका सब्जेक्ट है, टुक ये वर्ब है, द मनी ये आपका ऑब्जेक्ट है, और फ्रॉम द कस्टमर ये आपका कंप्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट आगे आना चाहिए, यानी दामनी आना चाहिए, ऐसा ऑप्शन देखते हैं। इसमें भी दामनी, इसमें भी दामनी, लेकिन इसमें दामनी आगे नहीं है, इसमें तो ये तीसरा में तो ऑब्जेक्ट आगे है ही नहीं जो दामनी था, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, उसको आप हटा दीजिए। इसके बाद अब चलें, दामनी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद ऑब्जेक्ट कंफर्म हो गया है, किसमें किसमें, चौथे में, दूसरे में, पहले में। तो ऑब्जेक्ट तो सेम कर रहा है, अब हेल्पिंग वर्ब करिए। इसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सेकंड फॉर्म लगा है टेक का, तो अब हेल्पिंग वर्ब आज लगना चाहिए मनी के हिसाब से, इसमें इज लगी है, ये आ जाइए, पहला भी गलत। दूसरा देखिए, द मनी बाज, हाँ ये हेल्पिंग वर्ब सही बैठ रही है, और मेन वर्ब टुक का सेकंड थर्ड फॉर्म टेकन होना चाहिए है, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ध्यान रखें जो कंप्लीमेंट पार्ट होता है, जैसे फ्रॉम द कस्टमर इसमें था, तो ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद लगा दी जाती है, तो फ्रॉम द कस्टमर, और इसके बाद बाई लगा, ये आपका जो सब्जेक्ट था द अकाउंटेंट, ये द अकाउंटेंट हो गया। तो फिर आंसर इसका तीसरा सही है। अब मैं आपको कन्फर्म और कर दूं कि चौथा सही क्यों नहीं है। मनी तो था, लेकिन इसकी तो हेल्पिंग वर्ब हो गई है हैड बीन, जबकि आपका सेंटेंस था पास्ट इंडेफिनिट का, हेल्पिंग वर्ब आज लगना चाहिए थी, इसमें हैड बीन लग गई है, सेंटेंस ये आंसर आपका गलत है। तो इसका ऑप्शन 2 सही। सेंटेंस नंबर 6, द प्यून रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। अब ये द प्यून सब्जेक्ट है, रिफ्यूज हेल्पिंग वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, एडमिटेंस एक्स्ट्रा वर्ड कह सकते हैं। इसके बाद अब जो ऑब्जेक्ट हिम है, हिम को जब सब्जेक्ट पैस में बनाएंगे तो हो जाएगा ही। तो देखिए ही कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, इसमें ही है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ज़्यादा अंदर जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है कि जब ऑब्जेक्ट पैस में आगे नहीं है ये जो हिम था, तो फिर ये 3 तो ऑटोमेटिक गलत, ये तीनों इसमें गलत हो जाएंगे, और फिर अंदर जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर एक भी क्लू आपका कंफर्म हो जाता है, फिर आपको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे भी अगर आप पूरा बना के भी देख लें तो हिम का सब्जेक्ट ही हो गया, पास्ट इंडेफिनिट था रिफ्यूज्ड, तो हिम के हिसाब से जो ही लगाया है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आज लग जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में। वर्ब का ये जो सेकंड फॉर्म है यही थर्ड फॉर्म होता है, तो रिफ्यूज्ड हो जाएगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद अभी मैंने 5वें सेंटेंस में बताया था कि जस्ट कंप्लीमेंट आता है, तो ये एडमिटेंस आ गया, इसके बाद बाई लग गया, और ये जो सब्जेक्ट था द प्यून, ये द प्यून आ गया। तो इसका आंसर पहला सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 7, दे हैव मेड अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नोवेल। चलिए, दे इसका सब्जेक्ट है, हैव मेड, हैव हेल्पिंग वर्ब है, मेड मैन वर्ब है, ये वर्ब की तरह माना जाएगा। ये फिल्म, ये आपका ऑब्जेक्ट है, बेस्ड ऑन दिस नोवेल, मैं आपको बता दूं ये आपका प्रेजेंट पोजीशन है, वैसे इसमें यहाँ कॉमा होना चाहिए था, ऐसा ये सेंटेंस सही ऐसा होना चाहिए था। दे हैव मेड अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नोवेल, हालांकि इसमें बुक में नहीं लगा है कॉमा, ये प्रेजेंट पोजीशन इसका है। तो ये दे सब्जेक्ट, हैव मेड वर्ब,
और आ फिल्म ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो अच्छा टेंस कौन सा है, हैव मेड। हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगना चाहिए, ए फिल्म ऑब्जेक्ट है तो ए फिल्म के हिसाब से हैज बीन। तो ए फिल्म तीनों में आगे है, चारों में ए फिल्म ए फिल्म ए फिल्म ए फिल्म, ऑब्जेक्ट तो चारों में कन्फर्म ठीक जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, इसमें लगा है बाज, ये गलत। इसमें लगा है हैव, नहीं लग सकता क्योंकि जो सब्जेक्ट अब फिल्म बना है ये सिंगुलर है और ये यहाँ हैव भी नहीं लग सकता, ये तो फर्स्ट पर्सन और प्लूरल के साथ लगता है, तो ये भी गलत है। अब ऑप्शन बचते हैं दो, तो दो का देखें, ए फिल्म ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का यहाँ पर जो बेस्ड ऑन दिस नोवेल था, ये फैशन है पोजीशन है। पढ़ा होगा आपने इंटर लेवल पे, इस चीज़ को पढ़ाया जाता है ग्रामर में, बेस्ड फ्रेश एन पोजीशन का प्रयोग करना। तो ये फ्रेश एन पोजीशन है, तो ऑब्जेक्ट की जस्ट बाद ये फ्रेश एन पोजीशन आएगा बेस्ड ऑन दिस नोवेल, और इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में फिल्म के हिसाब से हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड का थर्ड फॉर्म मेड। अब आप इसमें कह सकते हैं सर ये जो दे था होना तो ये चाहिए था कि वाई देम, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ अनक्लियर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे समवन है, समबडी है, नोवन है, नोबडी है, दे है, पीपल है, ये सब अनक्लियर सब्जेक्ट में आते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप इसमें पैसिव वॉइस में इसमें बाई और ये सब्जेक्ट लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए इस आंसर में ये बाई देम नहीं लगाया गया है और ऑप्शन यही सही होगा। चौथा क्यों, ये तीसरा तो कन्फर्म है कि तीसरा ही इसका सही होगा। अब चौथा क्यों सही नहीं है ये भी आप देख लें। ये फिल्म हैज़ बीन बेस्ड एंड मेड ऑन दिस नोवेल, आप समझ पा रहे हैं, ये तो वैसे भी गलत हो, एक नया वर्ड डाल दिया इन्होंने, एंड डाल दिया, और हैज़ बीन बेस्ड और ये मेड ऑन दिस, और ये बहुत सारा इसमें तो मिस्टेक आपको खुद से समझ में आ रही है, क्योंकि इसका जो फ्रेश एन पोजीशन था वो इन्होंने यहाँ नहीं लगाया, फ्रेश एन पोजीशन मेड ऑन दिस नोवेल, और ये वर्ब यहाँ लगा दिए, बेस्ड यहाँ कर दिया है, उसमें तो बहुत कुछ गड़बड़ है, वो तो प्रथम दृष्टया ही आपको गलत दिख जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं सेंटेंस नंबर 8। द पीपल कुड नॉट मूव मी टू द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर ऑपरेटेड ऑन मी एट होम। इसमें आपको क्या देखना है, द पीपल सब्जेक्ट है, कुड नॉट मूव ये आपकी वर्ब है और मी इसका ऑब्जेक्ट, बकाया पिछले वाला हिस्सा पर बाद में देखते हैं। तो मी का जो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में वो क्या बनेगा, आई। आई इसमें भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में, यहाँ तक तो सही है। इसमें लगा हुआ है कुड नॉट, तो ये मॉडल लगा हुआ है एक्टिव में, जब जो मॉडल एक्टिव में लगा रहता है सेम मॉडल पैसिव वॉइस में लगता है, तो कुड नॉट बी, कुड नॉट बी, कुड नॉट बी, कुड नॉट बी, यहाँ तक भी चारों सही जा रहे हैं। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, तो मूव का थर्ड फॉर्म होगा मूव्ड, इसमें भी मूव्ड है, दूसरे में भी मूव्ड है, तीसरे में भी मूव्ड है, चौथे में भी मूव्ड है, यहाँ तक भी सही जा रहे हैं। चलिए इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट बचा था, टू द हॉस्पिटल, 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 यहाँ तक अभी चारों सही है। अब लेकिन क्या है कि अब इसका सब्जेक्ट क्या था, द पीपल, और अभी अभी मैंने बताया है कि समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, पीपल, ये अस्पष्ट सब्जेक्ट होते हैं, इनको पैसिव वॉइस में लगाना आवश्यक नहीं होता है। तो चौथे में इन्होंने बाय द पीपल लगा दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही नहीं हो सकता है, यहाँ तक ये सही हो सकता है, लेकिन एंड और ऑपरेटेड ऑन एट होम, अब ऑपरेटेड ऑन एट होम इसका जो सब्जेक्ट था द डॉक्टर, देखिए डबल पैसिव एक्टिव है सेंटेंस, द डॉक्टर यहाँ फिर से सब्जेक्ट है, ये ऑपरेटेड है, ये वर्ब है, मी ये ऑब्जेक्ट है, तो डबल ये पैसिव नहीं बना है,
इसमें भले ही बाय द पीपल लगा है तो फिर ये गलत है। अब तीसरा देखें, उल्टा चल के देखते हैं। यहाँ तक तो सही था, टू द हॉस्पिटल एंड आई वाज, एंड हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या था, ये मी, तो मी के लिए आई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आई के हिसाब से बाज लग गई। ऑपरेटेड, ऑपरेटेड लग गई। अब इसमें एट होम लग गया, बाय द डॉक्टर लग गया, जो यहाँ था यहाँ तक तो सब सही है। लेकिन इसमें आप एक चीज देखें, इसमें जो ऑन था ऑपरेटेड के बाद वो आपको इसमें नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, तो फिर ये तीसरा भी आपका गलत होगा। बचता है दूसरा, इसको देखो। हॉस्पिटल तक तो कन्फर्म है, एंड ये ठीक है। जो मी था उसका आई कर दिया गया, ये भी ठीक है। अब ये सेंटेंस था पास्ट इंडेफिनिट में, तो हेल्पिंग वर्ब तो वाज लगना थी, इन्होंने क्या लगा दिया, हैड, और यहीं ये सेंटेंस भी गलत हो जाता है। अब बचता है आपका पहला, एंड बाज ऑपरेटेड। अब आप इसमें कह सकते हैं सर इसमें तो मी का आई नहीं हुआ है, तो भैया ये कंपाउंड सेंटेंस है, और कंपाउंड सेंटेंस का जब सब्जेक्ट इधर पहली क्लॉज का और दूसरी क्लॉज का सब्जेक्ट जब एक ही होता है तो पीछे सब्जेक्ट लगाना अनिवार्य नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो मी का आई होना था वो यहाँ पर नहीं है। तो वाज ऑपरेटेड ऑन, ये देखिए ऑपरेटेड ऑन था, जिस गलती के कारण ये तीसरा ऑप्शन गलत हुआ था वो कंफर्मेशन इसमें है, ये आ गया ऑपरेटेड ऑन एट होम बाय द डॉक्टर। तो आपका ये ऑप्शन ये सही होगा 8 का। चलिए 9वां देखते हैं। Why did he deprive you of the membership? ही सब्जेक्ट है, डिप्रीव वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, ऑफ द मेंबरशिप ये कंप्लीमेंट है इसका, और सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, किससे, क्वेश्चन वर्ड से। तो जब कोई एक्टिव वॉइस यदि क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव होता है तो आपका पैसिव वॉइस भी उसी क्वेश्चन वर्ड से पैसिव वॉइस होगा। तो भाई इसमें है, भाई आगे है, भाई के बाद क्या आना चाहिए, अब क्वेश्चन वर्ड के बाद तो आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें भाई के जस्ट बाद इन्होंने क्या लिख दिया, इसका जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव का पैसिव में ठीक है सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के बाद आना तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो भाई के बाद यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा सीधा यू दे दिया है, लिहाजा ये सेंटेंस गलत, ये ऑप्शन आपका गलत। दूसरा देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है वाई वर यू डिप्रीव्ड ऑफ हिज मेंबरशिप बाय हिम। चलिए इसमें इन्होंने कुछ ठीक किया है, क्वेश्चन वर्ड आगे है, हेल्पिंग वर्ब यू के हिसाब से वर सही है, डिप्रीव्ड लगा हुआ है, ऑफ हिज मेंबरशिप। अब ये हिज मेंबरशिप का मतलब हो रहा है उसकी सदस्यता, जबकि आपकी सदस्यता को उसके द्वारा वंचित किया गया, डिप्रीव किया गया है, तो ये उसकी सदस्यता मेंबरशिप नहीं है, ये आप यू की मेंबरशिप है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। देखते हैं तीसरा, भाई बाज ही, ये तो गलत, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यू था आपको पता है, तो इन्होंने तो ऑब्जेक्ट ही बदल दिया ही, तो ये भी गलत है। सीधा सा फैक्टर है कि जब 3 गलत हो गए चौथा तो सही है ही, लेकिन क्यों, कंफर्म कर लें। क्वेश्चन वर्ड भाई लगा है यू के हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब भी लगी है, यू लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। अब मेंबरशिप किसकी थी, यू, योर आपकी, तो ऑफ योर मेंबरशिप। इस सेंटेंस में, इस आंसर में और इस आंसर में सिर्फ यही डिफरेंस है, बकाया तो सेम है। इसमें उसने कर दिया था हिज मेंबरशिप, उसकी सदस्यता नहीं, आपकी सदस्यता को उसके द्वारा डिप्रीव किया गया है, तो इसलिए योर मेंबरशिप बाय हिम, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा चौथा। चलिए 10वां देखते हैं। द न्यूज हैज बीन ब्रॉट टू अस बाय हिम। द न्यूज सब्जेक्ट है, हैज बीन ब्रॉट ये वर्ब है, टू अस इसमें ऑब्जेक्ट है, बाय हिम सब्जेक्ट है। अब ये दिया है पैसिव में, देखें आप,
द न्यूज़ हैज़ बीन ब्रॉड, हैज़ बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, बाई हिम दिया है। आप समझ पा रहे होंगे ये सेंटेंस पैसिव में है। तो एक्टिव्स में जब दिया होता है तो पैसिव वाला ऑप्शन छांटना होता है, और जब पैसिव में दिया है तो अब इसको आपको एक्टिव में करना है। चलिए, बाई हिम, तो ये इसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए एक्टिव में, हिम माने ही। तो ही कहाँ कहाँ है, ही इसमें भी है, दूसरे में भी ही है, तीसरे में भी ही है, और चौथे में नहीं है। तो ये चौथा गलत हो जाएगा, प्रथम दृष्टया फर्स्ट लुक में ये गलत। अब 3 ऑप्शन हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए, तो ही इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। कौन सा टेंस है, हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ही जब सब्जेक्ट है तो ही के हिसाब से अब हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए हैज़, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें देखते हैं तो ही के बाद क्या हैज़ लगा है, नहीं, ये गलत। इसमें चलो, ही हैज़, ये सही है, ब्रॉड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, ऑब्जेक्ट अस लगा है, द न्यूज, ही हैज़ ब्रॉड अस द न्यूज। तो फिर इसका यही सही होगा, ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ही तो लगा है लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई है, क्योंकि पैसिव वॉइस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का था और इसमें लगा दिए पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, तो लिहाजा ए भी गलत, ए भी गलत, ऑप्शन दूसरा सही होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने ये 10 सेंटेंस आपको समझाए हैं। वीडियो लेंथी ना हो इसलिए इसके बाद सेकंड वीडियो में इस 11वें सेंटेंस से अगले वीडियोज़ में अपलोड करूंगा बहुत जल्दी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, और यदि आप मेरे चैनल क्रिश इंग्लिश क्लासेस पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।